मालती और उस काले साए की बोतल को कौन लेकर गया है, ये पता लगाने के लिए टीले वाले बाबा ने यज्ञ शुरू कर दिया था। कुछ देर मंत्रोच्चार करने के बाद टीले वाले बाबा को उस यज्ञ की अग्नि के अंदर धुंधला धुंधला कुछ दिखाई देने लगा था। उस धुंधलेपन में वो कमरा दिखाई देने लगा था जिसमें मालती की बोतल रखी हुई थी। तभी टीले वाले बाबा को उस अग्नि के अंदर उस कमरे का दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दिया। बाबा बड़े ही गौर से उस अग्नि को देखने लगे, लेकिन तभी वो ये देखकर चौंक गए कि कमरे के अंदर कोई इंसान बल्कि एक गोलाकार आकृति प्रवेश कर रही थी। टीले वाले बाबा इस विद्या के बारे में जानते थे। वो समझ गए कि उस विद्या का इस्तेमाल करके बहुत ही शातिर तरीके से कमरे में प्रवेश किया गया है। वो गोलाकार आकृति उस कमरे के अंदर आकर वहां पड़ी मेज को उस हांडी के नीचे खिसका रही थी। ये सब गतिविधि देखकर टीले वाले बाबा को निराशा ने घेर लिया था। वो समझ गए कि इसी गोलाकार आकृति ने उन दोनों काले सायों को आजाद कराया है और उस आकृति के पीछे के इंसान को देख पाना असंभव था। यही सोचकर टीले वाले बाबा ने हार मानते हुए उस यज्ञ को बुझाने के लिए अपनी हथेली में पानी भर लिया। एक मंत्र बुदबुदाते हुए उस पानी को टीले वाले बाबा उस यज्ञ में उड़ेलने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक लड़की दौड़ते हुए आई और उस बेंच से टकरा गई। ये देखकर टीले वाले बाबा का पानी से भरा हाथ वहीं पर रुक गया। बाबा ने उस हथेली के पानी को दूर फेंक दिया और उस यज्ञ की अग्नि को गौर से देखने लगे। टीले वाले बाबा ने उसी धुंधलेपन में देखा कि वो गोलाकार आकृति उस बेंच पर चढ़ी हुई थी और उस लड़की के टकराने से गिरते गिरते बाल बाल बचे। वो आकृति तो गिरने से बच गई, लेकिन इन सब हड़बड़ी में उस हांडी से एक बोतल नीचे जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। टीले वाले बाबा उस साए को पहचान पाते इससे पहले ही वो काला साया उस बोतल से आजाद होकर कमरे के बाहर निकल गया और हवा में विलीन हो गया। कमरे के अंदर जो लड़की प्रवेश हुई थी, टीले वाले बाबा उस लड़की को भी अभी तक नहीं पहचान पा रहे थे। ये देख टीले वाले बाबा ने अपने मंत्रों को बुदबुदाना जारी रखा। धीरे धीरे उस लड़की का चेहरा साफ होने लगा। उस यज्ञ की अग्नि के अंदर रेशमी को देखकर टीले वाले बाबा को बहुत बड़ा झटका लगा। एकाएक टीले वाले बाबा गुस्से से लाल होने लगे थे, क्योंकि टीले वाले बाबा ने ही रेशमी को इस विद्या को इस्तेमाल करना सिखाया था और आज रेशमी ने इस विद्या का इस्तेमाल उन्हीं के विरुद्ध किया था। टीले वाले बाबा गुस्से से इतने ज्यादा भर चुके थे कि वो जल्द से जल्द मायापुर जाकर इस दुस्साहस के लिए रेशमी को श्राप देकर उसकी सारी शक्तियां छीन लेना चाहते थे। सिर के ऊपर चढ़ते हुए सूरज को देखकर टीले वाले बाबा ने मन ही मन सोचा कि अगर अभी मायापुर के लिए निकला तो रात होने तक वापस भी लौट आऊंगा। टीले वाले बाबा ने तुरंत उस यज्ञ को बुझाया और उसी गुस्से में मायापुर के लिए निकल गए। एक तरफ जहां टीले वाले बाबा रेशमी को श्रापित करने के लिए निकले थे, वहीं दूसरी तरफ चंद्रकला भी रेशमी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन भरी दोपहरी से अब सांझ होने को आई थी, पर रेशमी का अभी तक कोई अता पता नहीं था। चूंकि नीति ने रेशमी को आखिरी बार राघव के साथ देखा था और रेशमी हवेली में काम भी किया करती है, इसीलिए चंद्रकला को इतना तो यकीन था कि रेशमी उसे हवेली में ही मिलेगी। इसीलिए चंद्रकला ने ये तय किया कि वो कुछ देर और इंतजार करेगी। अगर फिर भी रेशमी घर नहीं लौटी तो वो खुद हवेली जाकर रेशमी को बुलाने जाएगी। वहीं इस वक्त कटीली भी मायापुर में ही मौजूद थी। उसे देखकर अंगुना को विचित्र आभास हुआ था। उसी का पता लगाने के लिए अंगुना ने कटीली को मायापुर भेजा था, जिसके लिए कटीली ने मायापुर में हर तरफ नजर रखी हुई थी। लेकिन कटीली ऐसा कोई भी तार नहीं जोड़ पा रही थी जिससे इस बात का पता लगाया जा सके। सूरज की लालिमा अब पूरी तरह से ढल चुकी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे चंद्रकला की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसे अब ये डर सताने लगा था कि कहीं रेशमी के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। चंद्रकला अब और इंतजार नहीं कर पा रही थी, इसीलिए चंद्रकला ने हवेली जाने का निश्चय किया।
चंद्रकला अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने को हुई ही थी कि तभी टीले वाले बाबा गुस्से में तिलमिलाए हुए दरवाजे में दाखिल हुए। रेशमी, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, आज तुम हमारे प्रकोप से नहीं बच पाओगी। टीले वाले बाबा को इस तरह चिल्लाते हुए देख चंद्रकला डर गई। उसने बाबा को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। तभी टीले वाले बाबा ने चंद्रकला की तरफ देखते हुए कहा, चंद्रकला, कहाँ है वो रेशमी? उस वक्त कटीली चंद्रकला के आसपास ही थी। उसने जब दूर से टीले वाले बाबा को इस तरह चिल्लाते हुए देखा तो वो चंद्रकला के घर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन घर से कुछ दूर पहले ही रुक गई और चंद्रकला भी दौड़ते हुए टीले वाले बाबा के पास जाकर पूछा, क्या बात है बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ऐसी क्या भूल हो गई रेशमी से? ये सुन टीले वाले बाबा ने कहा, भूल भूल नहीं, पाप किया है उसने और उस पाप की सजा उसे मिलेगी। चंद्रकला ने फिर आग्रह करते हुए पूछा, लेकिन बात क्या है बाबा, कुछ तो बताइए। जवाब देते हुए टीले वाले बाबा ने उसी गुस्से में झल्लाते हुए कहा, मेरी ही सिखाई हुई विद्याओं को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करने का दुस्साहस किया है उसने। इसकी सजा तो उसे मिलेगी चंद्रकला। ऐसा श्राप दूंगा मैं उसे कि मेरी सिखाई हुई विद्याओं को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ये बात सुनकर चंद्रकला भी सख्ते में आ गई थी, लेकिन ये बात वो भी जानती थी कि टीले वाले बाबा अभी तक रेशमी की सच्चाई नहीं जानते हैं, इसीलिए ये सब कह रहे हैं। पर चंद्रकला को डर था कि कहीं इस गुस्से में टीले वाले बाबा के मुंह से रेशमी के लिए कुछ गलत ना निकल जाए। यही सोच चंद्रकला ने बाबा को शांत कराते हुए कहा, बाबा शांत हो जाइए बाबा, आप रेशमी को कुछ भी श्राप दे उससे पहले मैं आपको रेशमी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये सुनकर टीले वाले बाबा भी कुछ शांत हो गए। चंद्रकला ने बाबा को पास पड़ी चारपाई पर बिठाते हुए पहले पानी पिलाया और फिर संक्षेप में चंदा ताई की बताई हुई पूरी कहानी बताई कि रेशमी कौन है, किसकी बेटी है और क्या क्या किया था पत्थरभुज बाबा और यामिनी ने मिलकर कावेरी के साथ। अब रेशमी उसी का बदला लेने के लिए मायापुर आई है। पूरी कहानी सुनने के बाद रेशमी को लेकर टीले वाले बाबा का गुस्सा भी अब दया में बदल चुका था। रेशमी के बारे में जानकर कटीली भी हैरान रह गई थी। अब तो वो भी समझ गई थी कि अंगुना को वैसा आभास क्यों हुआ था, क्योंकि रेशमी कावेरी की ही बेटी है। कटीली जल्द से जल्द अंगुना को ये बात बताना चाहती थी, लेकिन अभी तक वो टीले वाले बाबा के गुस्से का कारण नहीं जान पाई थी। वो जानने के लिए कटीली ने कुछ देर और वहां रुकने का तय किया। चंद्रकला की पूरी बात खत्म हो जाने के बाद टीले वाले बाबा ने चंद्रकला से कहा, लेकिन चंद्रकला ये सब तो ठीक है, पर एक बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि इन सब के चलते मालती के काले साए को आजाद कराकर रेशमी को क्या फायदा हो सकता है। ये सुनकर चंद्रकला ने भी चौंकते हुए पूछा, क्या मालती के काले साए को आजाद? जवाब में टीले वाले बाबा ने कहा, हाँ चंद्रकला, कल रात को रेशमी ने किसी के साथ मिलकर कुटिया से मालती के काले साए की बोतल को चुरा लिया। टीले वाले बाबा की बात सुनकर चंद्रकला तो समझ गई थी कि रेशमी के साथ कोई नहीं बल्कि राघव ही था, लेकिन मालती की बोतल को चुरा लिया गया है। ये बात सुनते ही कटीली के होश उड़ गए और अंगुना को ये बात बताने की जल्दबाजी में कटीली आगे की पूरी बात सुने बिना ही वहां से चली गई। वहीं टीले वाले बाबा की बात सुनकर चंद्रकला ने कहा, बाबा रेशमी के साथ कोई नहीं बल्कि राघव ही था। कल रात को नीति ने उन दोनों को एक साथ नदी पार करते हुए देखा था। ये सुनकर टीले वाले बाबा ने अपने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा, क्या चंद्रकला ये बात कुछ समझ नहीं आई? जब रेशमी यामिनी से बदला लेना चाहती है तो फिर वो राघव के साथ मिलकर काम क्यों कर रही है? आखिर रेशमी की योजना क्या है? इस सवाल ने चंद्रकला के मन में भी कुछ दुविधा पैदा कर दी थी और उस दुविधा ने कुछ सवाल भी पैदा कर दिए थे। चंद्रकला ने भी अपने सवालों को रखते हुए कहा, हाँ बाबा, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही
और अगर इन सब के पीछे यामिनी है तो यामिनी मालती के काले साए को क्यों आजाद करवाना चाहेगी? मालती तो यामिनी की जान की दुश्मन है। कुछ सोचते हुए यकायक टीले वाले बाबा ने चंद्रकला से कहा, इसका मतलब तो साफ है चंद्रकला कि मालती के काले साए को आजाद करवा कर जरूर यामिनी कोई बड़ा खेल खेलने वाली है। ये सुनकर चंद्रकला के मन में रेशमी को लेकर और चिंता बढ़ गई, क्योंकि यामिनी एक ऐसी औरत है कि वो अपना काम खत्म करके किसी को भी अपने रास्ते से हटा दिया करती है। और बोतल को हासिल करने के बाद रेशमी का भी काम खत्म हो गया था। ये सोचते हुए चंद्रकला ने टीले वाले बाबा से कहा, बाबा माफ कीजिएगा, लेकिन अभी तो मुझे रेशमी को ढूंढने के लिए जाना होगा। न जाने क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है कि जरूर रेशमी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। ये कहकर चंद्रकला ने टीले वाले बाबा से इजाजत ली और वहां से चली गई। चंद्रकला के जाने के बाद टीले वाले बाबा भी वहां से अपनी कुटिया के लिए निकल गए। मालती के काले साए की बोतल मिलते ही यामिनी अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसे लेकर सीधे पत्थरभुज बाबा से मिलने के लिए चली गई। बोतल को देखते ही पत्थरभुज बाबा बहुत खुश हो गए। पत्थरभुज बाबा ने खुश होते हुए कहा, वाह यामिनी वाह, एक बार फिर तुमने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी। पत्थरभुज बाबा लगातार उस बोतल को निहार रहे थे। ये देख यामिनी ने उनसे कहा, इसे निहारना बंद कीजिए और ये बताइए बाबा कि आगे योजना क्या है? मालती के काले साए के साथ आप क्या प्रयोग करने वाले हैं? योजना बताते हुए पत्थरभुज बाबा ने यामिनी से कहा, यामिनी, इस प्रयोग को करने के लिए मुझे मायापुर आना होगा और मायापुर के शमशान घाट में ही इस प्रयोग को सिद्ध किया जा सकता है। ये सुनते ही यामिनी थोड़ा चिंतित हो गई। उसने बाबा से कहा, बाबा मायापुर, क्या आपका मायापुर आना सही होगा? क्या ये प्रयोग यहाँ नहीं हो सकता? इसके जवाब में पत्थरभुज बाबा ने यामिनी से कहा, नहीं यामिनी, इस प्रयोग में जिस काले साए का उपयोग होता है वो काला साया जिस गांव से होता है उसी गांव में ये प्रयोग सिद्ध हो पाता है, इसीलिए हमें ये प्रयोग मायापुर में ही करना होगा। यामिनी के माथे पर अब भी चिंता की लकीरें देखकर पत्थरभुज बाबा ने कहा, चिंता मत करो यामिनी, मैं मायापुर में रहकर भी मायापुर के किसी इंसान की नजरों में नहीं आऊंगा। इस प्रयोग की सारी साधनाएं और यज्ञ मैं आधी रात के बाद ही करूंगा। दिन भर मैं तुम्हारी हवेली में छिपकर रहूंगा और आधी रात ढल जाने के बाद ही शमशान घाट जाऊंगा। ये सुनकर यामिनी ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी इस प्रयोग को लेकर यामिनी के मन में बहुत सारी शंकाएं चल रही थी। यामिनी ने अपने मन की शंका को जाहिर करते हुए कहा, लेकिन बाबा ये प्रयोग आखिर है क्या, और आप इस मालती के काले साए का क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? यामिनी की शंका को दूर करते हुए पत्थरभुज बाबा ने कहा, यामिनी, हम सब जानते हैं कि चुड़ैल, आत्माएं, काले साए ये सब अलग अलग होते हैं और इन सब की अलग अलग शक्तियां होती हैं। मैं इस प्रयोग के जरिए एक आत्मा और एक काले साए की शक्तियों को मिलाकर एक करना चाहता हूँ। यामिनी बड़े ही गौर से पत्थरभुज बाबा की बातों को सुन रही थी। पत्थरभुज बाबा ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, और फिर उन दोनों के मिश्रण से एक जो शक्ति बनेगी उसे मैं अपने अंदर ग्रहण करने वाला हूँ। ये सुन यामिनी ने तुरंत चौंकते हुए कहा, सिर्फ आप ग्रहण करने वाले हैं? आपने तो कहा था कि आप ये प्रयोग मुझे शक्तियाँ प्रदान करने के लिए करने वाले हैं। पत्थरभुज बाबा ये सुनकर थोड़ा सकपका गए। उन्होंने अपनी बात को पलटने की कोशिश में झूठी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, चिंता मत करो यामिनी, इन दोनों के मिश्रण से जो भी शक्तियां एकत्रित होंगी वो इतनी ज्यादा होंगी कि तुम्हारी जैसी कई यामिनी शक्तिशाली हो जाएंगी। ये सुन यामिनी के चेहरे पर फिर एक बार मुस्कान आ गई। पत्थरभुज बाबा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन इन सब में एक समस्या है यामिनी। इस पर यामिनी ने पूछा, समस्या? कैसी समस्या बाबा? जवाब में पत्थरभुज बाबा ने कहा, यामिनी, मालती का काला साया तो हमें मिल गया है, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इस प्रयोग के लिए एक सामान्य आत्मा की भी जरूरत है, वो सामान्य आत्मा किसी 10 से 15 साल की बच्ची होनी चाहिए। यामिनी समझ गई कि पत्थरभुज बाबा किसी 10 से 15 साल की बच्ची की बलि देने को कह रहे हैं।
यामिनी ये सोच ही रही थी कि तभी एकाएक यामिनी की आंखें चमक गई। यामिनी ने मन ही मन कहा, लगता है जिस घड़ी का इंतजार इतने समय से किया है वो समय आखिर आ ही गया है। इसी को कहते हैं एक तीर से दो निशाने। यामिनी को इस तरह मन ही मन मुस्कुराता हुआ देख पत्थरभुज बाबा ने पूछा, क्या सोचकर खुश हो रही हो यामिनी? जवाब में यामिनी ने पत्थरभुज बाबा से कहा, बाबा जब आपको बताऊंगी तो आप भी खुश हो जाएंगे। समझ लीजिए कि जिस बच्ची की आपको तलाश है वो मिल चुकी है। यामिनी की मुस्कान साफ साफ बता रही थी कि यामिनी जिस बच्ची की बलि देने की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि नीति ही थी। क्या यामिनी नीति को इस प्रयोग तक ला पाने में सफल हो पाएगी या यामिनी अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस जाएगी? और आखिर कहाँ है रेशमी? जिंदा है या यामिनी ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया?